challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अगर घुसपैठिए हैं तो एफआईआर हुआ है बिहार में, आपके पास तो पता ही है क्या है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिया रखा है। अवैध घुसपैठ का मुद्दा जैसे ही गृह मंत्री जी ने बोलना शुरू किया, उस पे भाग गए। तो जो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे उस पर तो मोहर मार दिया ना राहुल गांधी ने। जवाब सुना ही नहीं उन्होंने। तो इस देश का नागरिक नहीं, वो इस देश का मतदाता सूची में सम्मिलित कैसे हो सकता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। इस मुद्दे पर विपक्ष के वॉकआउट पर भी गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जब मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों पर बोला तब वो बाहर नहीं गए, घुसपैठियों की बात कहते ही भाग गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो 200 बार भी बहिष्कार करेंगे, लेकिन हम देश में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे। हम देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाल देंगे। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए सरकार एनआरसी कराने में जुटी है। साथ ही विपक्ष से मतदाता अधिकारों पर हमला बताता है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर तो बहाना है, असली मकसद एनआरसी लागू करवाना है। विपक्ष खासकर टीएमसी के इन आरोपों पर भी अमित शाह ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए केंद्र सरकार खुद जिम्मेदार है, क्योंकि सीमाओं की रखवाली का काम तो केंद्र सरकार का होता है। तो अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है और असल में घुसपैठ भारत बांग्लादेश बॉर्डर से हो रही है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान में फेंसिंग हो गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के असहयोग की वजह से फेंसिंग रुकी हुई है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के लोगों, आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो बिहार में तो साफ हो गए, बंगाल में भी हार जाओगे। उन्होंने विपक्ष से कहा कि आप चुनाव क्यों हारते हो, असल में आपने हमारे अच्छे कदमों का विरोध किया और इसीलिए आप चुनाव हारे हैं और हम जीते हैं। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप का दौर पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार जारी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि घुसपैठियों को लेकर आखिर सरकार का एक्शन प्लान क्या है और क्या वाकई में एसआईआर के नाम पर एनआरसी को लागू करवाने की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है। आइए, सवाल आपके सामने मैं पहले रखूंगी और उन सवालों में जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल आज यही है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, विपक्ष का किसको सपोर्ट? चुनाव सुधार पर चर्चा, चुनाव आयोग पर ठीकरा, एसआईआर के दंगल में कौन भारी, किसकी कितनी तैयारी? एसआईआर से चुनाव सुधार या चुनावी बेड़ा पार? अब की बार बंग विजय घुसपैठियों से तय। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एहतेशामुल हक हैं टीएमसी के नेता हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और नीरज मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे थोड़ी देर बाद चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत में पहले आरपी सिंह साहब आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि एक आरोप जो खुलकर सरकार पर लग रहा है साहब, आपने डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट इस 3D प्लान की तो बात कर दी घुसपैठियों के लिए कि भाई घुसपैठियों को हम कैसे बाहर निकालेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि एसआईआर तो दरअसल बहाना है और इस एसआईआर के बहाने आप लागू करना चाहते हैं एनआरसी को देश में। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि एसआईआर पर चर्चा के दौरान, चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान घुसपैठियों की बात लाने की वजह क्या है? पूर्णिमा जी नमस्कार। आपके सारे देखने वालों को और जो मेरे यहाँ पर को पहले से उनको भी सबको नमस्कार।
मैं एक आर्टिकल 326 है जिसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन के जो प्रावधान है वो हैं, उसमें लिखा गया है कि इको हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं करेक्ट करवा देती हूँ सिंह साहब, कुछ सेकंड्स दे दीजिए, कुछ सेकंड्स दे दीजिए सर, मैं इसको करेक्ट करवाती हूँ। उसमें लिखा गया है जी 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 ठीक है, मैं आपको समय ले लीजिए, मैं इसको ठीक करवा देती हूँ। उससे पहले मैं मीनवाइल राकेश शुक्ला जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल काउंटर्स हैं मैं उनको एक साथ लेना चाहती हूँ। आरपी सिंह साहब की आवाज को करेक्ट करेंगे। राकेश शुक्ला साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि घुसपैठी एक बहुत बड़ा इशू है, अगर विपक्ष ये कहता है कि ठीक है भाई, आपको घुसपैठ रोकने के लिए आपने आज प्लान बना लिया, तो अब तक घुसपैठ होती क्यों रही? और अगर आपको एसआईआर करना है और घुसपैठ रोकने का काम तो होम मिनिस्ट्री का, दोनों को मिलाकर एनआरसी का बहाना, एनआरसी को लागू करवाने की कोशिश है क्या इस सरकार की? देखिए, एनआरसी लागू करना है और नहीं करना एक अलग है, लेकिन आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि जब एसआईआर में इतनी भगदड़ मची हुई है, तो जिस दिन भारत में एनआरसी लागू होगा उस दिन कितनी भगदड़ मचेगी। अभी हम ये कहते हैं किसने घुसपैठ कराया, किसके कार्यकाल में कितना घुसपैठ हुआ, वो महत्वपूर्ण है, या ये महत्वपूर्ण है कि यदि घुसपैठियों को बाहर निकालने का एक प्रयास शुरू किया गया है, उस पर राजनीतिक सोच को साइड में रख के भारत की सुरक्षा और भारत के सामाजिक लोगों के अधिकारों को लेकर मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ होना चाहिए। तो वहाँ पे फिर राजनीति क्यों? वहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है कि जानबूझ के हटाया जा रहा है, इनको रोहिंग्या बनाया जा रहा है, उनको बांग्लादेशी बनाया जा रहा है? यदि वास्तव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है और राज्य सरकारों की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें चिन्हित किया जाए, तो उसमें प्रयास करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए बीएलए की तरफ से। बीएलए भी इस बात के लिए सुनिश्चित करें, क्योंकि वो वार्ड के हर व्यक्ति को जानते हैं, तो सभी पार्टी के बीएलए ये सुनिश्चित करें कि क्या ये वास्तविक मतदाता है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसे भारत से बाहर भेजने में, सहयोग करने में क्या ऐतराज है? उस पर राजनीति क्यों होनी चाहिए? अब आप देखिए, एसआईआर शुरू हुआ, तो यदि मान लीजिए घुसपैठिए नहीं है, तो बंगाल में बांग्लादेश सीमा के पास इतनी भीड़ कैसे मौजूद हो गई? अभी मैं उत्तर प्रदेश के एसआईआर का एक आंकड़ा देख रहा था। उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर का आंकड़ा अभी शुरुआती आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, उसमें दो आंकड़े महत्वपूर्ण है पूर्णिमा जी। एक, 9.5 लाख वो मतदाता जिन्होंने अभी तक फॉर्म वापस ही नहीं किया, 84 लाख वो मतदाता जो ढूंढे नहीं मिल रहे। तो आप देखिए 94 लाख के आसपास ये मतदाता कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप देखें कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यदि 94 लाख मतदाता अभी भी ऐसी स्थिति में है जो संदिग्ध है, तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, एक चिंता का विषय है। ऐसे मतदाताओं को तलाशना चाहिए। हो सकता है किन्हीं कारण से वो राज्य के बाहर हों, फॉर्म जमा ना कर पाए हों, तो उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से समय बढ़ाया गया है, समय बढ़ाने की मांग की गई, उनको चिन्हित किया जाएगा। लेकिन क्या 94 लाख मतदाता सभी ऐसे होंगे जो वास्तविक मतदाता होंगे, या उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो घुसपैठ करके भारत में आए हुए? ठीक है सिंह साहब, अब अपनी बात को पूरा करेंगे। नीरज जी भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। नीरज जी, आपका भी स्वागत है। आरपी सिंह साहब, पहले आप। जी, मैं आर्टिकल 326 का हवाला देते हुए बता रहा था, जिसमें संविधान के अंदर बड़ी स्पष्टता से लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया करेगा, जिसमें स्पष्टता लिखा है, एज रिक्वायरमेंट, वोटर मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ऑफ एज, सिटीजनशिप मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसमें और भी है, परंतु ये दो मूल बातें हैं आर्टिकल 326 में। और ऐसा नहीं कि भारत के अंदर आगे इससे पहले घुसपैठिए आए नहीं, या घुसपैठिए चुनाव नहीं लड़े, या घुसपैठियों के वोट नहीं बने। अभी राकेश शुक्ला जी बता रहे थे किस प्रकार से अभी हाल में पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर, कलकत्ता के बॉर्डर पर कितने सारे लोग बैठे थे। आपके चैनल ने भी कवर किया, बाकी चैनल ने भी कवर किया, और बड़ी स्पष्टता से दिखाया कि किस प्रकार से लोग छोड़ कर जा रहे हैं कि नहीं अब हमारी खैर नहीं। और उन्होंने ये भी कहा इंटरव्यूज़ के अंदर, वो भी लाइव है कहीं ना कहीं चैनल्स के ऊपर, कि हमको टीएमसी के लोगों ने हमारा वोट बनवाया, टीएमसी के लोगों को हम वोट डालते थे, हमको राशन मिलता था, हमको सब सामान मिलता था। और ऐसे भी वीडियोज हैं जहाँ पे मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो गए हैं। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा। और मैं आपको कुछ नाम पढ़ के दे रहा हूँ। एक मोहम्मद कमलुद्दीन साहब थे, वो पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर थे, हिंदुस्तान में असम में आ गए और वहाँ पर आकर चुनाव लड़ गए 1996 के अंदर। और चुनाव लड़ने के बाद उनका इलेक्शन चैलेंज हुआ था, और जब चैलेंज हुआ तो उनके खिलाफ मुकदमा चला। इसी प्रकार से एक सज्जन है, उनका नाम है करीम उद्दीन भुरिया,
उनका भी मामला कोर्ट के तत्वाधान में है, कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट के तत्वाधान में। उनका भी इलेक्शन इसी बात से चैलेंज हुआ था कि वह भी बांग्लादेशी है। तो क्या हम चाहते हैं कि विदेश के, खास करके बांग्लादेश के या पाकिस्तान के लोग आकर यहाँ पर घुसपैठ कर यहाँ पर आकर चुनाव लड़ लें? ये प्रक्रिया तो जरूरी है कि इसको हम सफाई करें। और ये संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में लिखा गया कि आप उन्हीं को वोटर बनाएंगे जो भारत के नागरिक होंगे। अब जो नहीं नागरिक होंगे उनकी सूची इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्ट्री को देगी और होम मिनिस्ट्री फिर उसको उनको डिलीट करेगी, डिपोर्ट करेगी। ये प्रोसेस है। ठीक है, इसमें इतना हल्ला क्या। और जरा आपको एक याद और दिला दूं, आपको याद हो झारखंड में चुनाव के दौरान इनके जो वहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने मंच से कहा कि हम लोग तो घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे, 450 रुपए वाला सिलेंडर घुसपैठी को भी देंगे। तो अगर आप वोट बैंक के मद्देनजर से अगर उनकी चिंता करने की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट है वह एक देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बाकी जगह दिक्कत नहीं जितनी पश्चिम बंगाल में दिक्कत है। कोई पश्चिम बंगाल के अंदर बॉर्डर सील नहीं किए गए और ममता बनर्जी या टीएमसी के कार्यकर्ता बॉर्डर सील नहीं होने देंगे वहां पर। ये जो पश्चिम बंगाल वाला सवाल है ये मैं एहतिशामुल हक जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले नीरज मिश्रा जी, ये समझना बहुत जरूरी है, अगर डिलीट, डिपोर्ट और साथ ही पहले डिटेक्ट, उससे पहले अगर इस स्पष्ट नीति के साथ सरकार बढ़ती है तो विपक्ष से तो ये सवाल पूछना पड़ेगा ना कि अगर घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है तो विपक्ष साथ में क्यों नहीं खड़ा नजर आता सरकार के? बोले कि हम आपका समर्थन करते हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालिए, या वाकई में असल चिंता वोट बैंक की है और ये घुसपैठी अगर वोट देते हैं तो आप ही को देते हैं, ऐसा है क्या? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं देर से जुड़ा, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा जितनी खराब है, दिल्ली की यातायात व्यवस्था उससे भी ज्यादा खराब है, इसीलिए मुझे थोड़ी देर हुई। लेकिन बात तो आपने ठीक ही कही कि डिटेक्ट करना है, डिलीट करना है और फिर डिपोर्ट करना है। डिटेक्ट क्या करना है, इस पे सवाल है। डिटेक्ट करना है एक पुराना डर, जिसको डरा के आप एक पूरा माहौल बनाएंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। फिर डिलीट क्या करना है? डिलीट करना है आम जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और बाकी ऐसे मुद्दे जो आम जनता के जीवन को इफेक्ट करते हैं। और उसके बाद आपको डिपोर्ट करना है। डिपोर्ट तो क्या ही करेंगे, जो अच्छे दिन का वादा करके गए थे उसी तरीके से जनता को ही डिपोर्ट कर देंगे। तो बात तो ये स्पष्ट है कि ये जो 3D मॉडल, जिसपे आज तक के इतिहास के जो विफलतम गृह मंत्री हैं उन्होंने कल बात रखी, ये पहली बार कोई था। आज से 4 साल पहले आप गूगल के पे ऊपर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा कि ये 3D मॉडल की बात तब भी हुई थी। कोई एक टेंजिबल डेटा, चाहे आरपी सिंह साहब बता दे या आपका रिसर्च डिपार्टमेंट बता दे कि उस 4 साल के अंदर हुआ क्या। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सरकार 3D की तो बात करती है, पर यह 0D की पॉलिसी पर चलती है। 0D का मतलब पूर्णिमा जी है जीरो डेटा। इस सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है। बिहार के अंदर जब चुनाव था तो एसआईआर की बात हो रही थी, तब भी हमने क्या कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन उसके जिस प्रोसेस को आपने इतना उपेक कर दिया था उसको पारदर्शी बनाने का काम करना चाहिए था। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने आधार जैसे एक डॉक्यूमेंट को एक लीगल डॉक्यूमेंट माना और उसके बेसिस पर काफी लोग जुड़ पाए। आज भी जो बात हो रही है, और एक मजेदार बात तो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट तब भी नहीं माना सर। नहीं, आधार कार्ड को आप लेकर गए, आधार कार्ड को आप लेकर गए, आप ये कह रहे हैं। नहीं नीरज जी सुनिए ना, एक क्लैरिटी के साथ बढ़ते हैं ना, क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए कि अगर एसआईआर के जरिए वो लोग जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, बार बार मौका देने के बाद भी जो अपने दस्तावेज अगर नहीं दे पा रहे हैं और उनको अगर घुसपैठिया माना जाए, उस रिपोर्ट आधारित उस पर होम मिनिस्ट्री काम करे, घुसपैठियों को बाहर निकाले, तो इससे तकलीफ कैसे हो सकती है? उनको डिटेक्ट करना, उनको डिलीट करना या उनको डिपोर्ट करने से कांग्रेस को इतना दर्द क्यों है? पूर्णिमा जी, कांग्रेस को तो बिल्कुल दर्द ही नहीं है। कांग्रेस तो ये बात इसलिए कह रही है कि 2014 तक के आप आंकड़े निकालिए ना, हर साल 6,000, 7,000, 10,000, 14,000, 15,000 इस तरीके के आंकड़े निकल कर आते थे कि बाहर से आए हुए एलियंस को, विदेशी नागरिकों को हम लोग डिपोर्ट किया करते थे।
आप इस सरकार के आंकड़े तो बताइए। आप जब सरकार से आंकड़े पूछेंगी तो पिछले 10 साल में लगभग 3000 का आंकड़ा है इनके पास। तो हमारा तो जो एनुअल एवरेज था वो इनके 11 साल से कहीं ऊपर है। जल्दी से सबसे इसका बड़ी जवाब बात देंगे। क्या है, देखिए सिंह साहब जल्दी से नियत इसका की जवाब बात है। देंगे, फिर अशोक आप जी मैं एक आपके डर का पास आऊं। माहौल बनाने की कोशिश सिंह कर साहब, रहे हैं। अगर बात हो रही है घुसपैठियों को बाहर निकालने की, तो 14 के बाद से कितने घुसपैठियों को डिपोर्ट कर दिया आपने? श्री प्रकाश जी जायसवाल स्टेट होम मिनिस्टर थे इनके समय में। उनका पार्लियामेंट के अंदर बयान है कि 1.25 करोड़ घुसपैठिए भारत के अंदर, जिसमें 57 लाख पश्चिम बंगाल में है। ये मेरा नहीं, श्री प्रकाश जायसवाल जी जो स्टेट होम मिनिस्टर थे इनके राज में। एक आपको याद है ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया था पार्लियामेंट से और कागज फेंक कर मारे थे सोमनाथ जी के ऊपर कि मेरे यहाँ घुसपैठिए और घुसपैठियों की आप चिंता नहीं कर रहे। तब घुसपैठियों की राजनीति अलग थी, आज घुसपैठियों की राजनीति अलग है। तब उनको घुसपैठियों को निकालने में चुनाव जीतना था, इसलिए अभी तब बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, तब वह वारा खाता था। आज क्योंकि वह वोट बन गए हैं, इनके वोट बैंक बन गए इसलिए। और जहाँ तक निकालने की बात है, ये जो SIR की प्रक्रिया हो रही है, इसके बाद बहुत सारे घुसपैठिए निकाले जाएंगे। चिंता नहीं, ऐसा थोड़ी है साहब कि 14 के बाद से घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई ना की हो आपकी सरकार ने। ऐसा थोड़ी है कि 14 के बाद से कोई कार्रवाई नहीं की। आज हम 25 में बैठे हैं, 25 खत्म होने को है, तो ऐसा थोड़ी है कि 14 से लेके 25 तक कोई कार्रवाई आप लोगों ने की ही ना हो। आप लोग SIR का इंतजार कर रहे थे। नहीं, कार्रवाई लगातार हो रही है, परंतु SIR के माध्यम से एक लार्ज स्केल पर सारा मामला होगा। 68 लाख जो वोट डिलीट हुए उसमें से अब डिटेक्ट किए जाएंगे कि कौन लोग हैं ये लोग जिनके नाम डिलीट हुए, वो क्या जनरली उनमें से ऐसे कितने लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी, कितने जनरली ऐसे लोग वहां से शिफ्ट कर चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो जनरली वहां पर नहीं रहते अब, परंतु ऐसे भी निकलेंगे जो वहां पर घुसपैठिए थे। इसलिए वो प्रोसेस अब शुरू हुआ है और यही प्रोसेस अब बंगाल में भी शुरू होगा, ये प्रोसेस यूपी में भी होगा। ठीक है, लेकिन उस उत्तर प्रदेश के प्रोसेस से बड़ी दिक्कत है समाजवादी पार्टी को भी। अशोक यादव जी, डिटेंशन सेंटर बनने लगे तो समाजवादी पार्टी को बड़ा दर्द होने लगा। अब उत्तर प्रदेश में SIR भी होगा, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाएंगे तो उनकी लिस्ट जाएगी होम मिनिस्ट्री को। घुसपैठ एक सीवियर इशू है, एक गंभीर मुद्दा है और उसकी सफाई करना तो जरूरी है ना सर। आप भी नहीं चाहेंगे कि घुसपैठिए देश में रहें, और वाकई में जैसा कि गृहमंत्री साहब ने कहा कि PM और CM ये घुसपैठिए तय करें देश के, ये तो आप भी नहीं चाहेंगे। पूर्णिमा जी देखिए, अभी डिबेट के दौरान और इसके पहले भी रिटर्न में डॉक्यूमेंट है हम लोगों के पास, सबके पास होगा कि UPA गवर्नमेंट ने लगभग 88,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया और इस सरकार ने लगभग 3,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया 11 सालों में। तो सीरियस कौन घुसपैठियों को रिपोर्ट करने पर? सवाल तो ये होना चाहिए। अभी RP जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को बाहर नहीं करती थी क्योंकि उसका वोट लेना था। जब वो घुसपैठियों का वोट लेना था कांग्रेस पार्टी की, तो 88,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया। इनको वोट नहीं लेना है तो 3,000 लोगों को डिपोर्ट कीजिए। ये सीरियसनेस समझिए। पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व इस घुसपैठियों की समस्या जूझ रहा है। विश्व के सारे जो सरकारें हैं वो सीरियस होकर के इस पे काम कर रही हैं। हमारे यहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही भाजपा। देखिए, हम लोग बचपन में, आपको भी पता होगा, हनुमान चालीसा जब हम लोग को बताया जाता, पढ़ाया जाता, सिखाया जाता, तभी भी पढ़ते हैं हम लोग हनुमान चालीसा। जब कोई कष्ट आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हे दुख भंजन आरती नंजन सुन लो हमारी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। ये घुसपैठियों को लेकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये घुसपैठ चालीसा पढ़ती है भाजपा, घुसपैठ चालीसा। और घुसपैठ चालीसा कब पढ़ती है? ये पढ़ती है चुनाव आता है तो। बिहार चुनाव घुसपैठ चालीसा, बंगाल चुनाव घुसपैठ चालीसा, उत्तर प्रदेश चुनाव घुसपैठ चालीसा। ये घुसपैठियों को ये सरकार जो है चाहती है भाजपा कि घुसपैठिए हमारी डूबती नैया का सहारा बन जाएंगे, पतवार बन जाएंगे घुसपैठिए। उत्तर प्रदेश की बात आपने किया तो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात योगी जी कर रहे हैं। अभी कितना बजट अलॉट किया उन्होंने? पेपर पे कितना बजट अलॉट किया? जगह कौन से चिन्हित किए? ये सब चीजें हवाई हैं पूर्णिमा जी। ये इनकी सारी बातें बेसलेस हैं, कोई बेस की बात नहीं है। नहीं, इस बात का तो डर नहीं है कहीं अशोक जी, इस बात का तो डर नहीं है कि घुसपैठ का मुद्दा उठाएंगे, SIR के जरिए घुसपैठियों की एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार हो जाएगी, उनको बाहर निकाल देंगे तो इनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात करके सेंटिमेंट डेवलप कर देंगे तो इनका फायदा हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत इस बात से तो नहीं है। बिहार में चुनाव हुआ, घुसपैठ थी समस्या, बिहार का चुनाव खत्म,
घुसपैठिया एक्सप्रेस पकड़ के जानती कहाँ गया है? कुछ घुसपैठिया बंगाल नहीं, चले तो गए आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठ अब ये बिहार में जिनका नाम बाहर किया गया है लिस्ट से, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे? मतलब जिन्होंने अपने वैलिड दस्तावेज नहीं दिखाए उस पर ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? दस्तावेज न दिखाने वाले क्या घुसपैठिए मान लिए जाएंगे? ये कौन सी बात हुई? नहीं, दस्तावेज कोई तो दस्तावेज होगा ना साहब, सिटीजनशिप का कोई तो दस्तावेज होगा जो होना चाहिए किसी के पास। आपका असल इशू एनआरसी को लेकर देखिए, ऑब्जेक्शन आपका यही है कि लोगों के पास 20-30 साल पुराने तो डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं, तो फिर आप उनको घुसपैठिया घोषित कर देंगे। इस बात की तो दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात सिंह साहब, ये है भी एक, आप इसको प्रैक्टिकली आप समझिए, जो ये लोग बात कहते हैं कि अगर किसी के पास 20-30 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो क्या आप उसको घुसपैठिया मान लेंगे? पूर्णिमा जी, बात इसके लिए कि डॉक्यूमेंट नहीं है, बात यह है कि वहाँ पर वह बता पाए कि वह भारत का नागरिक है, उसके साथ सबूत कई और भी हैं, और बीएलओ को भी अधिकार है कि उसको साबित कर दे कि वहाँ का नागरिक है। उसका अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसको साबित करते हैं कि यहाँ का नागरिक है। परंतु मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी हाल में आपके चैनल ने भी चलाया, बाकी चैनल ने भी चलाया, किस प्रकार से घुसपैठिए भाग रहे हैं, बल्क के बल्क भाग रहे हैं। और उनके जब इंटरव्यू ले जाते हैं वो बड़े स्पष्टता से कहते हैं कि हमको टीएमसी ने यहाँ बसाया था। वो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये शरारतपूर्ण ढंग से काम हो रहा है। अब क्योंकि आइडेंटिफाई होंगे, अभी मैं आज कह रहा हूँ 68 लाख लोग जो डिलीट हुए, उसमें प्रोसेस में सारा प्रोसेस चेक होगा। उस प्रोसेस में जो लोग डॉक्यूमेंट जिनके नहीं होंगे उनकी वेरिफिकेशन वापस ही होगी, और नहीं होने पर उनको भेजा जाएगा वापस। ठीक है। एहतेशामुल हक साहब, बीजेपी ये कहती है कि घुसपैठ को बचाओगे तो फिर बंगाल हार जाओगे। आप लोग बंगाल जीतने की बात करते हैं, चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी भी जिक्र कर देती हैं कि भाई ये सब कुछ तो बंगाल चुनाव को लेकर ही हो रहा है। लेकिन बात ये है कि घुसपैठ एक बड़ा इशू है। आप आरोप लगाते हैं इन पर, ये आरोप लगाते हैं आप पर कि भाई आप लोग फेंसिंग आप लोगों ने रोक रखी है, आप लोगों का इनकॉपरेशन है। तो साथ मिलकर इस पर काम नहीं किया जा सकता क्या? मैं एक्चुअली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या इस पर साथ मिलकर काम नहीं किया जा सकता? और ऐसा नहीं है कि बंगाल में घुसपैठिए नहीं है। पूर्णिमा जी नमस्कार, और पंडित बैठे हुए सभी को मेरी ओर से नमस्कार। बहुत अच्छी बात पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। डिलेट और डिपोर्ट पे घुसपैठियों को लेकर के हम लोग यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। लेकिन एसआईआर और एक बहाना है एक्चुअली में, जहां जहां समझ लिए इनकी सरकार नहीं है उनको वहां सरकार बनाना है। जैसे पश्चिम बंगाल ये सपना देख रहे हैं घुसपैठिया। अभी मैं कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी कि हमारे बिहार में 65 लाख लोग वहां से मतलब एसआईआर के माध्यम से निकाले गए, लेकिन उसमें कितने घुसपैठिए थे ये सिद्ध करे आपके चैनल के माध्यम से। हम हमारे जो आरपी सिंह साहब जी है वो ये साबित करे कि बिहार में कितने घुसपैठिए निकाले। घुसपैठिए आज समझ लिए बिहार और बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है 2026 में, इनका अगला वहां कदम है कि हम यहाँ सत्ता में बनाए। लेकिन यहाँ की सत्ता हम लोग किसी भी कीमत पर, यहाँ पे एक बहाना है। आप देखिए हमारे होम मिनिस्ट्री फेल है। आपने देखा, मैं देख रहा था कि जो लोग बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं वो आप देखेंगे, सर्वे करेंगे, रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद में हमारे राज्य में प्रवेश किए हैं। तो इसका जीता जागता सबूत जो आपको 2014 में आए हैं, इसका मतलब होम मिनिस्ट्री हमारा फेल है। ये समझ लिया होम मिनिस्ट्री को हमारे जो अमित शाह जी है तो जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना, इसलिए कि उनके कार्यकाल में अगर जा रहे हैं एहतेशामुल हक, हमारी विपक्षी पार्टी अगर जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना, फिर क्या दिक्कत है उसमें? केंद्रीय सरकार का है, केंद्रीय सरकार समझ लिए विफल है, जो कि बांग्लादेश से लोग हमारे पश्चिम बंगाल में आ जा रहे हैं। तो ये आज देखिए इनकी कंगना रनौत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या कहते हैं, बोलिए। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो अपने चुनिंदे लोगों को समझ लिए वहां जाकर के अपनी बात रखते हैं, वो क्या कहें एसआईआर बोल करके समझ लिए हमारा दिल दहलता है। और एसआईआर एक बहाना है। इस तरह से अपोजिशन पार्टियों का, अरे अपोजिशन पार्टियों को क्या आप समझ रहे हैं? हमें भी जनता ने मैंडेट दिया है। आज हम वहां पर समझ लिए कि 200 पार समझ लिए टोटल हमारे अपोजिशन के लीडर लोग हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का सपना पूर्णिमा जी किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाएगी। हम लोग तमाम आ रहे जो वाकई में घुसपैठिया उसको निकालिए, हम समर्थन नहीं। तो अगर जो जा रहे हैं उनके जाने से क्या समस्या है? अगर एसआईआर के नाम पर, एहतेशामुल हक साहब सुनिए ना, एहतेशामुल हक साहब सुनिए,
मैं दोबारा से दोहरा रही हूं, 3 बार आपको ये बात कहने की कोशिश कर चुकी हूं। मैं ये कह रही हूं कि एसआईआर के नाम पर अगर डर से अवैध बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है उससे? तो हमें क्या तकलीफ है? हम तो तो फिर उस बात का हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं कि 2014 के बाद ये आए? अच्छा ठीक है, चलिए एक बार को मैं मान लेती हूँ, एक बार को मैं मान लेती हूँ, हालांकि सिंह साहब इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे, लेकिन अगर उसके बाद आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना भाई। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डर है, घुसपैठिए हैं, जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। कौन रोक रहा है? अगर मैं केंद्र सरकार की विफलता आपके चैनल के माध्यम से गिना रहा हूं कि केंद्र सरकार में जो हमारे होम मिनिस्टर जी है, अमित शाह जी है, उनको होम मिनिस्टर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके चैनल से मैं अवगत करा रहा हूं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब है 2014 के बाद घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में कैसे ढुके, इसका जवाबदेही समझिए केंद्र सरकार है। आपकी बात पहुंच गई एहतिशामुल हक साहब उनके पास, के अंदर में आता है। ठीक है, लेकिन आरपी सिंह साहब जो बात अभी एहतिशामुल हक जी कह रहे हैं, आप कहते हैं रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन क्या इस बारे में बात होगी कि कोई एक आधिकारिक आंकड़ा तो पेश किया जाए कि कितने घुसपैठिए हैं, कौन कौन से राज्य में कितने घुसपैठिए हैं? एसआईआर की प्रक्रिया हुई, जो अवैध वोटर्स पाए गए उसमें कितने घुसपैठिए हैं, उसके बाद तो एक्शन प्लान पे बात होगी। पूर्णिमा जी, अभी यूपी में शुरू हुआ ना प्रोसेस, बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ उसके अंदर मैंने कहा जो लोग अपने पहचान नहीं बता पाए उनके ऊपर उनकी लिस्ट होम मिनिस्ट्री के पास चलेगी, उन पर प्रक्रिया, उस पर प्रक्रिया जारी है। बंगाल के अंदर तो आपने वीडियो दिखाए, मैंने नहीं दिखाए, आपने वीडियो दिखाया जहाँ पर लोग भाग रहे हैं, मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा वोट टीएमसी के लोगों ने बनवाया था, हमको टीएमसी के लोगों का सिलेक्शन प्राप्त था। ये तो आपके चैनल ने चलाया, बाकी सब चैनल से चलाया, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा मैं। अब इसके बाद इससे बड़ा सब, और ये तो कह रहे हैं कि यहाँ गए हैं, ये तो खुद मान रहे हैं, परंतु इनसे पूछिए ये जो 450 किलोमीटर का जो रास्ता है जहाँ पर फेंसिंग होनी है, वहाँ पे जगह क्यों नहीं लेने देते? वहाँ पर ये जगह इन्होंने देनी है, वो राज्य सरकार के हाथ में है, पर नहीं देंगे ये, क्योंकि इनको सूट करता है। मैंने कहा ना 2005 के अंदर यही ममता बनर्जी ने कागज फेंके थे तब घुसपैठियों के खिलाफ, तब घुसपैठियों, तब इन्होंने चुनाव लड़ना था भी राज्य का, आज वही घुसपैठी इनका वोट बैंक बन गए हैं। ओके, अब उनका टेक क्यों बदल गया, ये सवाल है। एहतिशामुल हक साहब जवाब दीजिएगा। नीरज जी आपके पास भी मैं आती हूँ, अशोक यादव जी, राकेश जी, आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते। पहले राकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि एसआईआर के साथ साथ बार बार एनआरसी को बहस का मुद्दा एक सेंटर में बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें आपको कितनी प्रैक्टिकलिटी नजर आती है? और खास तौर से मैं असम का बार बार एग्जाम्पल इसीलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि असम में चुनाव नहीं है, बाकी राज्यों में भी चुनाव है, वहां पर आपका एसआईआर हो रहा है, असम में नहीं हो रहा है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ दैट। लेकिन फिर उदाहरण के लिए इनको ये मौका मिलता है ना विपक्ष को कि आप असम में तो नहीं करा रहे, क्यों? वहां पर घुसपैठ नहीं है, वहां पर आपको अवैध घुसपैठियों को बाहर नहीं निकालना है, वहां पर आपको वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं करना है। आ रही हूँ सिंह साहब, फौरन आ रही हूँ आपके पास, रुकिएगा राकेश। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि जो हमारे सामने तीनों प्रमुख विपक्षी दल हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, और ये तीनों विपक्षी दलों के सामने अभी 2 राज्यों का चुनाव पड़ा हुआ है और ये अपने हाथ से एक बड़ा अवसर जाने दे रहे हैं। भाई बात बार बार घुसपैठ की आती है और आपकी तरफ से ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ को राजनीतिक मुद्दा बनाती है, तो आपको तीनों राजनीतिक दलों को और खासकर इंडी गठबंधन के अन्य दलों को एक साथ मिलके भारत सरकार पे इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि जो भी घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करके तुरंत भारत के बाहर ले जाइए, तो अपने आप उनका मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो घुसपैठ यदि मुद्दा खत्म हो जाएगा तो आपके लिए तो फायदेमंद होगा ना उससे। बार बार जो घुसपैठ का मुद्दा उठाने का मतलब ये होता है, प्रत्यक्ष तौर पे आप ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की जा रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के चल रही घुसपैठ का, तो आपको भारत सरकार पे ये दबाव बनाना चाहिए संयुक्त रूप से कि जो भी घुसपैठिए चिन्हित हो रहे हैं उन घुसपैठियों को तत्काल भारत से बाहर किया जाए। तो मुझे लगता है जैसे ही विपक्ष की तरफ से ये दबाव बनेगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो ये कहने की स्थिति में नहीं रहेगी कि भाई घुसपैठिए मुद्दे हैं, घुसपैठियों को आप संरक्षण दे रहे हैं, और आपके पास भी ये कहने को मुद्दा नहीं रहेगा कि घुसपैठ अभी नहीं हुआ,
पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही। तो एक सूत्रीय एजेंडा चलाइए ना कि सरकार को विवश कर दीजिए कि जो भी भारत में घुसपैठिए हैं उन घुसपैठियों को बाहर निकाले। उसके लिए विपक्ष संयुक्त रूप से दबाव क्यों नहीं बना रहा? नहीं, और अगर घुसपैठ की समस्या है तो 2014 से पहले भी थी, तो 2014 के बाद भी है, फिर आप उसको समय में बांट कैसे तीन सकते आंकड़े हैं? पूर्णिमा जी, तीन आंकड़े हैं। अब वो एथेंटिक हैं या नहीं है मैं नहीं जानता। पार्लियामेंट में जैसे आरपी सिंह साहब ने कहा कि गृह राज्य मंत्री जैसे श्री प्रकाश जायसवाल जी, उन्होंने एक आंकड़ा रखा। उसके बाद जब एनडीए की सरकार आई तो किरण रिजिजू जी ने एक दूसरा आंकड़ा रखे, उसको 2 करोड़ बताया। और अपने सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर से जोगिंदर सिंह जी, उन्होंने कहा था कि लगभग 5 करोड़ जो हैं घुसपैठिए भारत में मौजूद हैं। तो ये अलग अलग आंकड़े हैं। और ये भी सच्चाई है कि यदि एसआईआर हो रहा है, एसआईआर के बाद कम से कम थोड़ा सा तस्वीर तो क्लियर होगी। और यदि तस्वीर क्लियर होती, मैं कहता हूं 10,000 ही है भारत में घुसपैठिए, तो क्या वो 10,000 घुसपैठिए भारत के रहने वाले नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे, भारत सरकार की सुख सुविधाओं का क्षरण नहीं कर रहे? तो इसलिए मैं कहता हूं 10,000 ही हैं। तो क्या वो 10,000 घुसपैठियों को भारत में रहने का अधिकार है? इसके लिए पक्ष हो या विपक्ष हो, संयुक्त रूप से प्रयास करिए कि घुसपैठिए बाहर से। कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के पक्ष में है टीएमसी की सरकार, कह दीजिए हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जहां घुसपैठिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, घुसपैठिया से हमें क्या लेना देना। हमें तो साधारण जनता जो यहाँ के हमारे इंडियन है उनकी हमें, लेकिन घुसपैठिया एक बहाना। मैं पूर्णिमा जी से आवाज फिर सर, बहाना नहीं है, ये समस्या है। हमें आप एक बहाना नहीं है, ये समस्या है, आप समझिए सर। सर आप समझिए, समस्या है। इसको जब तक आप बहाने के तौर पर देखते रहेंगे आपको समस्या दिखेगी नहीं। एहतशामुल हक, आपको इसको समस्या के तौर पर देखना होगा और इस समस्या के खात्मे के लिए आपको साथ देना पड़ेगा। ये आप कहते रहिए होम मिनिस्ट्री का काम है भाई, बीएसएफ के अंडर में आता है। ये कहते रहे कि आप फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रहे, तो लड़ते रहिए आपस में, एक दूसरे के बाल नोचते रहिए। पूर्णिमा जी मेरी बात सुनिए, पूर्णिमा जी आप प्लीज सुनिए मेरी बात। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं तमाम पैनलिस्ट के बीच में कि बिहार में 65 लाख जो लोग एसआईआर के माध्यम से निकले उसमें कितने घुसपैठिए, ये मैं सवाल कर रहा हूं। मैंने तो ये सवाल पूछ लिया कि आधिकारिक आंकड़ा क्या है, और इसीलिए राकेश शुक्ला जी ने 3 अलग अलग आंकड़ों का जिक्र किया। सिंह साहब जवाब दीजिएगा, सिंह साहब जवाब दीजिए। कोई भी पार्टियां, ओके जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए, समझ गई। कितना आप आधिकारिक आंकड़े की बात करें ना, जवाब ले लीजिए। कोई भी पार्टियां घुसपैठिया के फेवर में नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सुनकर बहुत खुशी हुई। किसी भी कीमत पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको बस बहाना देखना बंद करिए चुनावों के लिए, उनको जीतने के लिए। बोलिएगा सिंह साहब। मैं एक बात पूर्णिमा जी, सर आप रुक जाइए, रुक जाइए, बोलिएगा सिंह साहब। मैं रिपीट करता हूं, मैंने पहले भी बोला था कि जो 68 लाख वोटर्स वहां पर डिलीट किए गए, जो वहां पर वोटर नहीं थे, वो उनमें से कितने मृत हैं? 22 लाख लोग मेरे जानकारी के अनुसार ऐसे लोग हैं जो मृत पाए गए, और कुछ ऐसे लोग थे जो शिफ्ट करके फिर भी लोग बचे हैं। उनकी सूची होम मिनिस्ट्री के पास गई है, वहाँ पर जाँच के बाद सब निकल कर आएगा। परंतु मैं रिपीट कर रहा हूँ, बंगाल के अंदर तो अभी हाल के अंदर सिखाया गया कि किस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वोट बनवाए, उनको संरक्षण दिया, उनके राशन कार्ड बनवाए, उनको बंगाल की, पश्चिम बंगाल की स्कीम्स में उनको रेगुलराइज किया। अब क्योंकि जांच हो रही है इसलिए वो भाग रहे हैं। ठीक, ये तो जा तो मना करें। और ये बताएं शाहजहां शेख कौन है? ठीक है, मैं एक मिनट रखूंगी नीरज जी और अशोक जी आपके लिए। पहले नीरज जी आपके पास आती हूँ मैं। पूर्णिमा जी 4 मोटी मोटी बातें। 2014, 2019, 2024 जिन लोगों को ये घुसपैठिया कह रहे हैं, उन्हीं का वोट लेके सरकार बना के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। दूसरी बात, टीएमसी को यह सवाल पूछना चाहिए कि वो पत्राचार दिखा दे होम मिनिस्ट्री के साथ कि कहां पर टीएमसी की सरकार ने यह कहा है कि हम आपको यहां पर फेंसिंग नहीं करने देंगे, और होम मिनिस्ट्री ये बता दे कि टीएमसी ने कब ये कहा है। दूसरी बात ये, और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये तो सीधा सीधा सबके सामने है कि वो डर का माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है उसके अंदर आप और हम भी चीयर लीडर्स का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर अगर हम ये बांटने वाली बात कहते हैं कि उनको और हमको, हम लोग तो डर होना चाहिए। अगर उसके लिए चीयरलीडिंग का काम करना पड़े तो आप भी खुशी से करिए और मैं भी करूंगी, और एक बार नहीं 1 लाख बार करूंगी साहब। घुसपैठियों को तो डर होना चाहिए। पूर्णिमा जी बस 10 सेकेंड।
पूर्णिमा जी बिल्कुल होना चाहिए ना, क्योंकि आज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हम लोगों की पहली जिम्मेदारी जो है वो अपने देश के प्रति है। हम विपक्ष में है चाहे सत्ता में है, देश के सामने जो भी चैलेंज होगा हम तो साथ खड़े होंगे। लेकिन ये बात आप उस तरीके से समझिए कि अगर देश के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट बिल हुआ है और देश के अंदर आज भी लाखों रेफ्यूजी स्टेटस क्लेम करने वाले ऐसे लोग हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज से आए, उनका क्या होगा? आप क्या उन लोगों को भी घुसपैठियों की श्रेणी में रखेंगे? मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। दिल्ली में आपने जो पाकिस्तान से आए हिंदू भाई हैं उनको भी जगह दी है, क्या वो भी घुसपैठिए कहलाएंगे? इस पर भी आरपी सिंह जवाब दे दे। ठीक है अशोक जी, जल्दी से 1 मिनट में सर, और फिर बाद में 20 सेकंड्स दे पाऊंगी आपको सिंह साहब जवाब के लिए, लेकिन पहले अशोक जी अपनी बात करेंगे। पूर्णिमा जी देखिए, अभी इससे बढ़िया कोई जवाब नहीं हो सकता कि हमारे टीएमसी के सांसद ने ऑन कैमरा स्वीकार किया कि सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर आप बाहर करिए। अब तो भाजपा को कम से कम काम कर लेना चाहिए, अब तो पीछे नहीं छुपना चाहिए घुसपैठियों को। एक पुरानी फिल्म का गाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो इनका निशाना घुसपैठिया नहीं है पूर्णिमा जी, इनका निशाना है पोलराइजेशन, इनका निशाना है धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना, इसीलिए घुसपैठिए का मामला लाते हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तीसरी बात है 3D की बात करते हैं, लेकिन 3D इनका क्या है? धर्म कहां से लिया है अशोक यादव जी? और अगर धर्म लाना है तो फिर असम का रिकॉर्ड खंगाल लीजिए जरा, उसमें तो धार्मिक आधार पर आपकी लिस्ट आई नहीं है साहब, और फैक्चुअली गलत हो तो कह दीजिए। पूर्णिमा जी देखिए, जो हिंदी बेल्ट्स हैं, अभी मैं इनसे कहूंगा अपने आरपी सिंह से कि ये वादा करें यहाँ पे ऑन कैमरा कि जैसे वो बिहार में चुनाव के बाद घुसपैठियों का बात करना बंद कर दिए, बंगाल में भी चुनाव बाद नहीं बंद करेंगे। ये जब तक एक घुसपैठियों को निकाल के बाहर नहीं करेंगे तब तक घुसपैठ की समस्या की बात करते रहेंगे, क्योंकि जहां चुनाव बोलेंगे कि हम सरकार की पीठ थपथपाते हैं, उन्होंने घुसपैठियों पर एक्शन लिया है। सिंह साहब जल्दी से 20 सेकंड्स में सब प्लीज अपनी बात को रखेंगे, फिर मैं चर्चा को समाप्त करूंगी। ने 10 चिट्ठियां लिखी हैं 450 जो किलोमीटर की फेंसिंग के लिए, 2216 टोटल था, 450 के लिए 10 चिट्ठियां गई हैं। अभी मैं जानकारी देख रहा था होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे। ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा तो अब कह ही सकते हैं, क्योंकि इसलिए तो लोग वहाँ पे सरकार बदलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सरकार सीरियस नहीं है। और जो घुसपैठिए हैं वो किसके संसाधनों पर किसका संसाधन हथियाते हैं? वो तो हमारे देश के नागरिकों के संसाधनों पर ही पड़ रहे हैं ना, इसलिए वहाँ के बंगाल के नागरिक इस बार इनको बाहर निकालेंगे, सुनिश्चित है। और मैं आज कह रहा हूँ इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार हमारी बनेगी और घुसपैठियों की चिंता हम करेंगे पूरी तरह। ठीक है सर, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट सिर्फ कहने की बातें नहीं होनी चाहिए, एक शब्द की तरह नहीं होना चाहिए। सबको ये मिलकर समझना पड़ेगा। सब समय नहीं है मेरे पास, सबको ये समझना पड़ेगा ये देश की सुरक्षा का विषय है। और चाहे एसआईआर को हम चुनाव सुधार की प्रक्रिया के तौर पर देखें या एनआरसी का बैकडोर देखें, घुसपैठियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब आपका, नीरज जी, अशोक यादव जी, एहतिशामुल हक जी, राकेश शुक्ला जी, धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।